हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आज आपको स्टैटिक जीके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह है। साथियों, आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टैटिक जीके बताएंगे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे आप 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। भारत में साथियों ये ऑप्शन ए में है, चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। आप देखेंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। यह योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य लक्ष्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर की प्राप्ति। उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति के नियंत्रण करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता। इस योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। इस योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में एवं श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई। 1971 का भारत पाक युद्ध। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था। तो भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले ऑप्शन बी में है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया और इन्होंने पहले कृषि उत्पादन के मूल्य का आकलन करके और फिर गैर कृषि उत्पादन के रूप में एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फैक्ट, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने वाले पहले व्यक्ति 1931 में डॉक्टर वी राव थे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ऑप्शन बी में है, वी राव थे। ये साथियों वी राव जी हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, आप विस्तार से देख लेंगे। 1931 से 32 में प्रोफेसर वी.के.आर. राव ने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया, लेकिन ये प्रयोग बहुत संतोषजनक नहीं रहा। उनका पूरा नाम विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव है। इन्होंने अपनी पुस्तक द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1932 में अपने तरीकों के बारे में लिखा। इन्होंने 1971 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया एवं 1974 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत में बहादुरी के लिए निम्नलिखित में से पुरस्कार कौन सा है। तो ये पुरस्कार है, ऑप्शन बी में है, परमवीर चक्र। आप एक बार साथियों विस्तार से देखेंगे, भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। इसकी शुरुआत 1947 में थी। यह सम्मान उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हैं। अब तक कुल 21 सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका है। अंतिम बार 3 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बन्ना, मनोज पांडे, संजय कुमार एवं योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। भारतीय वीरता पुरस्कारों के रैंकिंग घटते क्रम में इस प्रकार से है: परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र। आप साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन ए में है, 1982 में की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म है साथियों, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप इसको विस्तार से देख लेंगे। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को 100 करोड़ रुपए की प्रदत्त धनराशि के साथ की गई थी। इसका मुख्यालय साथियों मुंबई में है। यह एक शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराती है। आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है। तो सिडबी का पूर्ण रूप क्या है। सिडबी का पूर्ण रूप है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आप इसी क्रम में देखेंगे, सिडबी भारतीय लघु विकास बैंक, स्थापना 2 अप्रैल 1990, मुख्यालय यूपी। इसी क्रम में देखेंगे साथियों, इसका मुख्यालय जो है लखनऊ है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो वो लॉर्ड
डफरिन है जो ऑप्शन डी में है साथियों, उसने मजाक उड़ाया था। आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, विस्तार से एक बार देख लेंगे इसको। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1884 से 1888 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर वायसराय लॉर्ड डफरिन ने यह कहते हुए मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की जनप्रतिनिधित्व वाली संस्था है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ। स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, मुंबई या मुंबई। संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन, ये होम स्कॉटलैंड वासी थे। प्रथम अध्यक्ष थे बिमलेश चंद्र बनर्जी जी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे साथियों, मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को कितने दिनों की न्यूनतम काम की गारंटी दी गई है? ऑप्शन डी में है साथियों 100 दिन की गारंटी दी गई है। ये रहा मनरेगा। मनरेगा योजना गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बेरोजगार लोगों को उनके आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के काम की न्यूनतम गारंटी प्रदान करता है। लागू कब किया गया है? 7 दिसंबर 2005 को। मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान करना है। इसे पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा के नाम से भी जाना जाता है। आप साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, 31 दिसंबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा कर दिया गया। इसमें 100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर भारत के सभी जिलों को शामिल किया गया है। सूखे, प्राकृतिक आपदा, अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 50 दिनों की अतिरिक्त मजदूरी रोजगार का भी प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमुख प्राधिकारी कौन होता है? तो होता है ग्राम रोजगार सहायक। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे साथियों, मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? तो कौन करता है? तो करता ऑप्शन ए में है ग्राम सभा। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के लिए पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध रहता है? साथियों ऑप्शन डी में है 5 वर्षों के लिए वैध रहता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, मनरेगा योजना में दिव्यांगों को रोजगार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य ऑप्शन बी में है तमिलनाडु है। तमिलनाडु वह राज्य है जो दिव्यांगों को रोजगार देने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी में है रिसरा, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे साथियों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएससी का मुख्यालय, एनएससी का कार्यालय किस शहर में स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? किस मंत्रालय की होती है साथियों? तो ऑप्शन बी में है गृह मंत्रालय की होती है। आप देखेंगे विस्तार से, भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। वर्ष 2011 में हुई जनगणना 15वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना 2011 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, और जनगणना 2011 के समय जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली। आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूपर्टी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको ऑप्शन ई में ही सियाल नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण साथियों ऑप्शन ए में है वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस से चेचक होने का कारण होता है। आप इसको विस्तार से देखेंगे, चेचक वायरस से होने वाला रोग है जो वेरिओला वायरस से होता है। चेचक रोग से शरीर में लाल दाने निकल आते हैं और यह एक संक्रमित रोग है। अन्य नाम छोटी माता स्मॉल पॉक्स है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए में है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप साथियों,
पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाला डिस्कस थ्रो में प्रयुक्त डिस्कस का वजन और व्यास कितना होता है? इसका वजन जो होता है 2 kg होता है और व्यास होता है 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, डिस्कस थ्रो ट्रैक एंड फील्ड थ्रोइंग इवेंट्स के अंतर्गत आता है। पुरुषों के डिस्कस थ्रो में डिस्कस का वजन 2 किग्रा तथा व्यास 22 सेमी होता है। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में डिस्कस का वजन 1 किग्रा तथा व्यास 18 सेमी होता है। डिस्कस थ्रो को 2.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्त से फेंका जाता है। प्रसिद्ध भारतीय डिस्कस थ्रोवर कमलप्रीत कौर और सीमा पूनिया और कृष्ण पूनिया हैं। आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो आनंद भवन साथियों इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद का नया नाम साथियों प्रयागराज है। अब इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इसको विस्तार से एक बार देख लेते हैं। आनंद भवन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नया प्रयागराज जिले में स्थित है। यह नेहरू परिवार का पूर्व आवास है। इसका निर्माण 1930 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया था। आनंद भवन, स्वराज भवन, जवाहर बाल भवन एक ही परिसर में स्थित है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, भारत के किसके पास बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? तो ये है ऑप्शन बी में है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास। इसी क्रम में देखेंगे अब विस्तार से एक बार, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई है। राष्ट्रीयकरण 1949 है। प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख हैं और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जो 25वें हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण के दशक के मध्य तक था। तो था साथियों ऑप्शन डी में देखेंगे 1960 से 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम एस गौड़ा ने किया था। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक एवं नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति के चरण, पहला चरण 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक था। HIV बीजों का उपयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों तक ही सीमित था। दूसरा चरण 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य HIV तकनीक बड़ी संख्या में राज्यों में फैल गई और अधिक किस्म की फसलों को लाभ हुआ था। आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो ऑप्शन बी में है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी में है आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। देखेंगे भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पुट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ व्यापक जन आंदोलन हुआ। फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषाई क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। इसकी राजधानी कुर्नूल थी। बाद में 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार इस आंध्र प्रदेश राज्य को हैदराबाद के साथ मिलाकर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आप साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है? तो साधारणतः किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ऑप्शन सी में है फातिमा बीबी। 1927 से और 2023 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, आप विस्तार से एक बार देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी का 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म 30 अप्रैल 1927 को केरल के पथनामथिट्टा में हुआ था। इनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी है। ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली जज 1989 से 1992 तक थी। ये भारत के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की पहली महिला सदस्य बनी थी। आप साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी में है छत्तीसगढ़ में स्थित है।
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके बाद सेकंड में मध्य प्रदेश है, थर्ड में महाराष्ट्र है और चौथा में उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे छोटा राज्य साथियों गोवा है। आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ऑप्शन ए में है ग्रीनलैंड है। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास ऑप्शन ए में है अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। ये हैं अकबर जी, ये हैं तुलसीदास जी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, विस्तार से एक बार देख लेंगे साथियों। गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे, जिसका उल्लेख अब्दुल फजल ने आईने अकबरी भी किया था। तुलसीदास के प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका है। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। रामचरितमानस को जॉर्ज ग्रेसन एवं स्मिथ ने हिंदू धर्म की बाइबिल बताया है। आप साथियों इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से कौन रचना विष्णु शर्मा की है। विष्णु शर्मा की रचना ऑप्शन डी में है पंचतंत्र। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दांव के नाम से जाना जाता है। सागा दांव के नाम से जाना जाता है तो वह ऑप्शन ई में है सिक्किम जाना जाता है। आप इसको विस्तार से देख लेंगे साथियों। बुद्ध पूर्णिमा मई बैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और इसको सिक्किम में सागा दांव के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं, जन्म लुम्बिनी नेपाल, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया, प्रथम उपदेश सारनाथ और महापरिनिर्वाण मृत्यु कुशीनगर। साथियों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आप प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व और उनके उपनाम आप एक बार एक नज़र देख लेंगे। अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनकी गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। और वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। बिपिन चंद्र पाल को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी के भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। सी आर दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वा कवि एवं कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।